इजराइल इज इन स्टेट ऑफ वॉर। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने एक बहुत ही रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा होगा कि जो इजराइल के हेड है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गाजा से 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल के ऊपर दाग देना। जी हां, अभी तक ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा जो फलस्तीनी थे और आपके इजराइल है, गाजा हवाई पट्टी के पास आसपास कई बार बॉम्बिंग होती रहती थी, कई बार बहुत सारे अटैक होते रहते थे, लेकिन इतना बड़ा अटैक, मैं बिल्कुल इतना बड़ा अटैक अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटैक पहली बार देख रहा हूं, जहां पर एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल संभल भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता कि यहां पर क्या हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को यहां पर बंधक बना लिया जाता है। बहुत बड़े लेवल पर ह्यूज नुकसान होता है। अभी तक यहां पर जो खबरों में अपडेट आ रहा है वो लगभग कि 22 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी घायल है। संभावना है कि बहुत सारे लोगों को अब बंधक भी बनाया गया होगा। इजराइल के जो हेड है उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि जो गाजा हवाई पट्टी के आसपास रहने वाले लोग हैं वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। सरकार उनको पूरी तरीके से सेफ्टी देने का प्रयास करेगी। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है उसको भी मैं आज बताने का प्रयास करूंगा, और ये जो वॉर है ये कब से शुरू हुआ, अभी तक कितनी बार स्टार्ट हो चुका है, और एक्चुअली में इसका अभी रिसेंट कॉज इसके पीछे क्या था, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो अभी हाल ही में जो हमास है गाजा का, जी हां, हमास ग्रुप, जिसको ऑलरेडी इजराइल की जो सरकार है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, उस हमास ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली है और इसको नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कह सकते हैं या ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म कह सकते हैं। अल अक्सा, क्या ये नाम आपको सुना हुआ नहीं लग रहा है? तो अल अक्सा आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि एक मस्जिद है जो आपके इजराइल में जेरूसलम के पास लोकेटेड है, और इस मस्जिद पर वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फलस्तीनी है, वो अपना यहां पर अधिकार जताते रहते हैं, और कई बार जो ज्यूज है यहां के ये भी अपना अधिकार जताते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस मस्जिद में जो वहां के लोग प्रेयर और नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, तो जो इजरायली पुलिस होती है वो वहां पर जाती है, उनको पकड़ लेती है और पीट देती है। तो उसका फाइनली जो है अब जवाब इतने बड़े तौर पर जो हमास है वो दे रहा है, जिसमें 5000 से ज्यादा एक साथ रॉकेट दागे गए हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इसका जो आंसर है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, और जो इसका सही आंसर देगा उसका आंसर बिल्कुल जी हां पिन कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि ये 4:44 के आसपास किया गया, और इन्होंने पूरी संवेदना जताई हुई है इजराइल में जो अटैक हुआ है। और इसको देखिए, आप ये लाइन देखिए, शब्द बाई वर्ड आप देखिए कि इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है, टेररिस्ट अटैक। जी हां, इन्होंने जो गाजा हवाई पट्टी से हमला हुआ है, 5000 रॉकेट, कहने को तो आ रहा है कि लगभग 6000 के आसपास रॉकेट दागे गए, लेकिन जो मैक्सिमम मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं वो 5000 है। उन्होंने बोला है कि यस, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन द इजराइल। जी हां, हमास को टेररिस्ट अटैक बोला गया है यहां पर। ठीक है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। दोस्तों, ठीक है, और इसके बाद जो विदेश मंत्रालय है उसने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है उन सभी भारतीयों के लिए जो इस समय इजराइल में रह रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि देखिए, ये एडवाइस किया जा रहा है सभी अथॉरिटीज को दोस्तों कि आप सावधानी बरतें और जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो बिल्कुल आप अवॉइड करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और जहां तक हो सके तो जो भी सेफ्टी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं वहां पर अपने आप को सुरक्षित कर ले। अभी भारत सरकार के द्वारा कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया। जैसे आपने ऑपरेशन पढ़ा होगा, इजराइल अभी जो जब यूक्रेन में चल रहा था तो हमने ऑपरेशन एक गंगा लॉन्च किया था, सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। तो अभी ऐसा कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, बट हाँ, भविष्य में हो सकता है कि सरकार जो वहां पे इंडियन फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोई ऑपरेशन लॉन्च करे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। तो अभी देखो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, आखिर किस तरीके से सडनली ये घटना घटी, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अभी हुआ क्या कि
कि ये जो अल अक्सा मस्जिद है, इसके आसपास आपने देखा होगा कि कई बार वीडियोज और मीडिया आउटलेट्स पब्लिश किया करती थी कि प्रेयर करते हुए पब्लिक को अचानक से पुलिस आ जाती है, उनको भगा देती है, उनको मारपीट देती है। तो उसके लिए कई बार जो पुलिस के मेंबर थे, इजरायली पुलिस के मेंबर, वो बोलते थे कि यहां से लोग क्या करते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर हमला करते हैं, और जब उनको पकड़ने का प्रयास करो तो मस्जिद के अंदर वो छुप जाते हैं। इस वजह से जवाब में हमने ऐसा किया। ठीक है, तो अब जो ये जो मतलब लोग थे, ये जो गाजा हवाई पट्टी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये कहीं ना कहीं ये नाराज थे ऑलरेडी ज्यूज पर, या फिर इंडियन जो इजराइल गवर्नमेंट थी कि हमको हमारे एक तो धार्मिक जो क्षेत्र है उस पर प्रॉपर तरीके से अधिकार नहीं दिया जा रहा है, साथ में नमाज नहीं करने दी जा रही है, और जब हम लोग यहां पर प्रेयर अदा करते हैं तो उसमें बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका पूरी तरीके से जो बदला है ये इस अटैक के द्वारा लिया गया है, और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। दोस्तों याद रखिएगा, और इसकी जो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी ली गई है वो किसके द्वारा ली गई है, हमास के हेड के द्वारा दोस्तों ली गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमला है ये हमास के द्वारा किया गया है। आई होप कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो ये बिल्कुल किसी फेस्टिवल के या फिर दिवाली के रॉकेट्स नहीं है, ये वो रॉकेट्स है जो बिल्कुल हमास के द्वारा गाजा से लॉन्च किए गए हैं इजराइल के ऊपर। ठीक है, और एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। आप खुद सोचिए जरा कि जब एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट्स आए और एकदम तबाही मचा दें, संभलने का भी मौका ना हो, कुछ सोचने का भी मौका ना हो, तो क्या मंजर होगा दोस्तों। ठीक है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो ये माना जाता है कि कुछ ऑलरेडी पहले से ही वीडियोज और कुछ फोटोज हैं जो वीडियो क्लिप से अपलोड की जा रही थी फलस्तीनियों के द्वारा कि गाजा में कुछ जो इजराइल नागरिक हैं, जो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कॉमन सिविलियन ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अभी भी माना जा रहा है कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के आसपास के बहुत सारे लोग होंगे जिनको बंधक बना लिया गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ये मंजर देख पा रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है। 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए हैं, 22 से ज्यादा लोगों की मरने की यहां पर संभावना है, और 500 से ज्यादा इंजरीज है। फाइनल जो अभी आउटकम होगा वो आने वाला बाकी होगा, तो देखा जाएगा कि फाइनल आउटकम कितना होता है। और आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि ये जो रॉकेट्स फायरिंग है ये कितने बड़े लेवल पर, कितने ह्यूज लेवल पर हुई है। अब देखिए, इजराइल भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपने देखा होगा कि इजराइल और इनके बीच में ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे भी पहले कई बार ये छोटे छोटे इनके बीच में हमले हो चुके हैं, फिर बाद में शांति स्थापित कर दी गई। लेकिन ये जो है ना, ये इंसिडेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, और कभी भी इजराइल के हेड ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो ये अब ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ये लड़ाई है ये शायद हो सकता है कि आर पार की लड़ाई हो, और इजराइल ने भी जवाब देने के लिए अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन सॉर्ड दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम लोग गाजा की बात करने जाएं तो उनका ऑपरेशन याद रखेगा, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म या फ्लड। और इनके द्वारा जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दोस्तों, जिनका नाम है योव गैलेंट, इन्होंने ये घोषणा की है कि जी हां, हम लोग ऑपरेशन आयरन सॉर्ड लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो, वेट अ मिनट, आपको ये लग रहा होगा कि इजराइल तो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप था, इनके पास अपना खुद का एक आयरन डोम था जो पूरी तरीके से रक्षा कर लेता था कि कोई भी रॉकेट आएगा तो उस रॉकेट से ये अपने पूरे क्षेत्र को प्रॉपर तरीके से सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि किसी डिफेंस सिस्टम पर अचानक से एक साथ 5000 रॉकेट एक साथ गिर पड़ते हैं, तो क्या वो सिस्टम मतलब स्टेबल हो पाएगा। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि ये जो ऑपरेशन, आपका जो आयरन डोम जो मतलब सिस्टम था इजराइल का, जो सेफ्टी प्रोवाइड करता था और इस पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को निष्क्रिय कर देता था, तो डेफिनेटली वो इतने बड़े लेवल पर जब उस पर एक साथ रॉकेट गिरे तो वो उनको संभाल नहीं पाया और इनका जवाब नहीं दे पाया और इजराइल को सुरक्षित नहीं कर पाया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ये जो पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है ये किस तरीके से होता है। आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ज्यूज कम्युनिटी के लोग थे वो इधर उधर घूम रहे थे, यूरोप से निकल जाते हैं और वो अरब और फलस्तीन के आसपास जो डोमिनेटेड रीजन था वहां पर अपना होमलैंड ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 1947 में यूएन के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, एक प्रपोज दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कि ये जो फलस्तीन का एरिया है अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, इसमें से आधा आधा पोर्शन डिवाइड कर दिया जाए। 47% जो है लैंड ज्यूस को दे दी जाए दोस्तों, और 57% जो है दोस्तों माना गया कि किसको दे दी जाए, ये लैंड ज्यूस को 53% ज्यूस को दे दी जाए, और 47% जो लैंड
लैंड है ये पैलेस्टाइन को दे दी जाए, ठीक है। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये अस्वीकार नहीं होता है। इसके लिए बीच में कई बार युद्ध हुआ, बड़े स्केल पर युद्ध हुआ, 1967 में हुआ, उसके बाद 1948 में हुआ, और सपोर्ट में कई कंट्रीज भी आते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें अरब भी आता है, इजिप्ट भी आता है, सऊदी अरेबिया होता है दोस्तों। तो ये बहुत सारी पावर्स है जो ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज के पास में है और इजराइल के अगेंस्ट में कई बार युद्ध लड़ चुकी है लेकिन बुरी तरीके से पराजित हुई, ठीक है। अब आप ये मैप देख पा रहे हो दोस्तों, ठीक है, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा होगा, ठीक है। बिफोर 1947 तो आप ये जो व्हाइट डॉट्स देख पा रहे होंगे ये ज्यूज सेटलमेंट हुआ करते थे, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग आप ग्रीन वाला पार्ट देख पा रहे हो ये पैलेस्टाइन लैंड हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जब ये मतलब जो यूएन के द्वारा जब रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो जो इनकी जो संख्या है आप देखेंगे, ज्यूज को ये पूरा लैंड अलोकेट हो गया, ठीक है, 53%, रिमेनिंग 47% चला जाता है फलस्तीनियों को, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए जब ये बैटल होना शुरू होता है 1967 तक किस तरीके से डेवलपमेंट होता है कि जो इजराइल है यानी कि ये लगातार अपने लैंड को एक्सपेंड करता चला जाता है। ये आप देखेंगे गाजा हवाई पट्टा बिल्कुल एक छोटे से क्षेत्र में आपका बिल्कुल सिकुड़ करके रह जाता है। और अब प्रेजेंट में आप देखने जाएं तो ये जितने भी आप ये ग्रीन डॉट्स देख पा रहे हैं ना, ये सिर्फ फलस्तीनी है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर ये पूरा गाजा हवाई पट्टी है, ठीक है। ये वेस्टर्न बैंक आप यहां पर देख पा रहे होंगे और भारी संख्या में ये जो है जो लैंड है अब इस समय इजराइलों के पास है, ठीक है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक लगातार कह सकते हैं गुस्सा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा, अब इसी समय आखिर क्यों ये अटैक हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ इतने बड़े लेवल पर, तो दोस्तों सबसे बड़ा अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट आपने जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा होगा कि अभी हाल ही में जब G20 समिट को इंडिया ने होस्ट किया था तो उसमें यूएई के हेड भी आए हुए थे और एक रेजोल्यूशन पर बात हुई थी कि इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए आपका यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जी हां, उसको नाम दिया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों तो एक सी और रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, सो दैट जिससे ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट अप किया जा सकेगा। तो ये आपके मुंबई से जो नावासावा पोर्ट है, जीएन पोर्ट आप पढ़ते हैं, वहां से शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। और आपके दुबई, रियाद, ठीक है, और बाकी लोकेशन से होते हुए सीधे कहां पहुंच जाएगा, यूरोप में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये मतलब गल्फ कंट्रीज के कई ऐसे कंट्रीज है जो इस सोच में पड़ गए कि अगर मान लीजिए कि कॉरिडोर बन जाता है, पूरी तरीके से सफल हो जाता है, तो क्या जो आपका यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, क्या ये सभी कंट्रीज आपके यूएसए और इजराइल के सपोर्ट में जा रहे हैं? अगर ये डेवलपमेंट हो पाता है तो क्या भविष्य में यूएई जो फलस्तीनी है या फिर आप बात करने जाएं दोस्तों जो गाजा है मतलब उसका सपोर्ट कर पाएगा? दूसरा भी रिसेंट में एक और आपने डेवलपमेंट देखा होगा कि अभी हाल ही में जो यूएई की हेड है और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनके बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। और जी हां बिल्कुल, अगर आप लिटरली देखें ना तो इसमें यूएई की हेड ने सीधा सीधा बोला कि अगर हमारे ऊपर कभी हमला होता है यूएसए के प्रेसिडेंट से तो क्या आप सच में बिल्कुल हमारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे आप ताइवान के लिए बात करते हैं, आप इजराइल के लिए बात करते हैं। और यह माना जा रहा है कि लगभग जो डिफेंस पैक्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो यूएसए है ऑलरेडी इस डिफेंस पैक्ट के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हमको दिखा, ठीक है। तो अभी आगे जाकर के जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर था इसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट होने वाला था, आगे जाकर के बहुत सारी डील्स और नेगोशिएशंस होने वाली थी। साथ में जो यूएसए और यूएई का डिफेंस पैक्ट था ये चल रहा था और इस डिफेंस पैक्ट में क्लियर यूएई ने साइडलाइन कर दिया फलस्तीनियों को कि देखो भाई हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमारे ऊपर कभी कोई हमला होगा तो आप हमें पूरी तरीके से बचा लीजिएगा, ठीक है। और बस ये आगे अभी बढ़ा ही नहीं था कि ये आपका जो वॉर की स्थिति है ये शुरू हो गई। तो अब देखना होगा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है इसका आगे जाकर के क्या होता है। यूएसए और जो यूएई के बीच में जो डिफेंस पैक्ट था इसके आगे जाकर के होता क्या है, क्या सच में यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे कंट्री जो ऑलरेडी ब्रिक्स को भी ज्वाइन कर चुके हैं एज अ चीफ गेस्ट मेंबर में भी आए हुए थे G20 में, क्या ये फिर से दोबारा गाजा का समर्थन करने जाएंगे? अगर गाजा का समर्थन करने जाएंगे तो क्या यूएसए के साथ इनके रिलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि यूएसए ऑलरेडी इजराइल को अपना पूरा समर्थन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप वेरियस वीडियोज और फोटोज देख पा रहे होंगे जो अपने आप में सच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है।
आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है और इसका बेस्ट और फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑलरेडी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। आपने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी देखा होगा कि एक लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चला। उसके बाद आपने कई कंट्रीज देखी होंगी जहां पर इस समय मिलिट्री कूप हुआ है, और अब ये तीसरी जो समस्या है वो आपके इजराइल और जी हां फलस्तीनियों के बीच में ये समस्या खड़ी हो गई है। ठीक है, तो ये इसका आउटकम क्या होगा, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, अपने व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मोर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों बिल्कुल लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस के आप अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अग्निवीर नेवी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, या फिर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ करके जरूर पढ़ें, अपनी कंप्लीट तैयारी करें 1-to-1 इंटरेक्शन और बेटर कंटेंट के साथ। और अभी इस समय चल रही है जीत की उड़ान सेल। जी हां, 8 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन डे, और उसी को उपलक्ष्य में आपको सारे कोर्सेज में 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो यू कैन यूज द कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में मोर अपडेट के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड यस, जय हिंद।